अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आ जाएं आप लोगों का। आज मैं इंतहाई अहम एक इंडस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। टोटल आपकी किताब में इस चैप्टर के अंदर जो इंडस्ट्रीज के बारे में है उसमें से एक इंडस्ट्री आपकी सोप है। साबुन हर कोई इस्तेमाल करता है। आप हो सकता है यहाँ आने से पहले मुंह हाथ धो के आए हो तो आपने साबुन का इस्तेमाल किया था। कपड़े हम तो अब डिटर्जेंट में धोते हैं, लेकिन नॉर्मली कपड़े जब डिटर्जेंट नहीं बने तब साबुन में धुलते थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साबुन से कपड़े धोते हैं। सिमिलरली आप अगर अपने कहीं पे भी कोई गंदगी नजर आ रही है उसको साफ करना चाहते हैं तो अगेन साबुन का इस्तेमाल करेंगे। कहीं आपका कोई ग्रीस या ऑयल इस तरह से कोई चीज गिर गई है, अब वो आप कपड़ों से साफ किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो सरफेस है उसमें आप लोग कभी फर्ज करें कि किसी ऐसी जगह पर जाएं, बल्कि आप एक मैकेनिक के पास चले जाएं जहाँ गाड़ियों के मरम्मत हो रही है, तो अक्सर जो भी उसके पास सामान पड़ा होगा सब में ऑयल ग्रीस ये सब लगा हुआ होगा, और गलती से आपके कपड़ों में वो चीज लग गई। अब आपके कपड़ों से उस चीज को निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं, साबुन या डिटर्जेंट इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब मैंने आपको डिटर्जेंट के बारे में पढ़ाया था तो उस वक्त आपको समझाया भी था कि आपका ऑयल बहुत आराम से निकाला जा सकता है। साबुन से इतना आराम से नहीं निकलता जितना आराम से डिटर्जेंट निकलता है। और हार्ड वाटर जब आप पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि डिटर्जेंट उसमें डिजोल्व भी हो जाता है। हम डिटर्जेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सोप की। सोप का भी काम काफी हद तक वैसा ही होता है। आपके अगर किसी सरफेस में कोई ऐसी चीज चिपक गई है, कोई ऐसी गंदगी लग गई है जो नॉर्मल साफ नहीं हो रही, आप पानी से उसको वॉश किए जा रहे हैं लेकिन वो धुल के हट नहीं रही। आपके कोई गंदगी टेबल पे लग गई है और उस टेबल को आपने साफ किया, अब कपड़े से भी साफ कर रहे हैं तब भी उसमें निशानात बाकी हैं, तो आप क्या करते हैं, साबुन पानी में डिजोल्व करके वो मिक्सचर वो आप उसको कपड़े से साफ करते हैं। तो अब क्या होता है, जो पहले आपकी टेबल पे गंदगी चिपक गई थी वो आपकी निकलना शुरू हो गई। आपके कपड़ों में कोई गंद लग गया है, मिट्टी कीचड़ कुछ भी, वो आपके कपड़ों में से निकालना है तो आप साबुन से रगड़ रगड़ के उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे पानी से आप कपड़ों को रगड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो साबुन क्या करता है, साबुन बेसिकली आपके जो भी ऐसी कह लें कि सरफेस के साथ जो चीज अटक जाती है उसमें वो गैप क्रिएट करता है। वो जो टेंशन क्रिएट हो जाती है उस टेंशन को ब्रेक करता है। सरफेस टेंशन आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। सरफेस टेंशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपके पास मॉलिक्यूल जब सरफेस को छोड़ना नहीं चाहते, जकड़ के रख लेते हैं, पकड़े हुए होते हैं, तो उसको कहा जाता है सरफेस टेंशन है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो अगर आपकी कोई गंदगी, गंदगी क्या है, एक सब्सटेंस है, एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल अगर अपने इर्द गिर्द एक जैसे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया, आप उसको निकालना चाह रहे हो लेकिन वो निकल नहीं रहा, तो आप क्या करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वहां से निकले। अब साबुन आपके क्लीनिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है, मेडिकल पर्पस के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, उसने सर्जरी करनी है। अब वो सर्जरी करने से पहले जो पेशेंट है उसकी स्किन को ज़ाहिर है चीरा लगाना है, कट करना है, उसको पहले साफ करेगा। अल्कोहल वाइप्स होती हैं उससे भी साफ किया जाता है, साबुन से भी साफ किया जाता है। या आपके सफाई नहीं करनी, कोई और काम करना है, साबुन के बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर आपके साबुन बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज होता है। एज अ लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट का मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाला सब्सटेंस। तो अगर पानी की मोटर है उसके अंदर आप ऑयलिंग करते हैं, वो ऑयल एज अ लुब्रिकेंट डालते हैं। आपके घर में दरवाजे की कुंडी अटक रही है, सही से बंद नहीं हो रही, फ्रिक्शन क्रिएट हो गई है, आप उसमें ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस क्या है, लुब्रिकेंट है। दरवाजा बंद खोल कर रहे हैं, दरवाजा आवाजें निकाल रहा है, दरवाजे में से आवाज आती है ना, बारीक सी कड़कड़ आवाजें भी आ रही होती हैं, अजीबो गरीब आवाजें, ड्यू टू द फ्रिक्शन होती है। वो आप उसमें मशीन ऑयल डाल देते हैं तो वो आवाजें भी खत्म हो जाती हैं। तो ये क्या है, ये लुब्रिकेंट होते हैं। इंडस्ट्रीज में लुब्रिकेंट बहुत ज्यादा इस्तेमालात होते हैं उसके, क्योंकि बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी मशीनरीज है जिसके अंदर आपके मूविंग पार्ट्स हैं, और जो भी मूविंग पार्ट है उसके अंदर लुब्रिकेंट लगाना लाजमी है, अदरवाइज जो आपका मशीन है वो खराब हो जाएगी। ड्यू टू फ्रिक्शन आपके पास वो चीज़ खराब हो जाएगी। इसके अलावा कैटलिस्ट बनाना है तो कैटलिस्ट बनाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, साबुन को। बहुत सारे इसके इस्तेमाल।
तो आपके अब साबुन को बनाया कैसे जाता है, मैं ऊपर ऊपर से बात बता रहा हूँ, हम फिर किताब पे आएंगे। सबसे पहले आप एनिमल या आप कह लें प्लांट ऑयल या फैट लेते हैं, एनिमल फैट ले लें या प्लांट ऑयल ले लें। जब कुर्बानी के बाद ये जितना भी फैट है, खाले हैं, जो खाल जाती है, वो उसमें भी फैट कंटेंट होता है। जब ये खाल जाती है लेदर के लिए तो ये बाद में प्रोसेसिंग होती है, इसके ऊपर जो फैट डिपॉजिट होता है उसको पहले निकाला जाता है। या जानवरों के अंदर ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ प्योर चर्बी होती है, प्योर फैट होता है, उस फैट को इंसान कंज्यूम नहीं करते, फेंक देते हैं। वो फैट सारा का सारा ये इंडस्ट्रीज खरीदती हैं, क्योंकि वो फैट एनिमल फैट इस्तेमाल हो जाता है साबुन बनाने के लिए। अब एनिमल फैट क्योंकि इसके अंदर हर किस्म का जानवर इस्तेमाल हो जाता है, तो हलाल और हराम के भी बीच में शक शुबात पैदा हो जाते हैं। तो प्लांट ऑयल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब प्लांट में तो कोई हलाल हराम नहीं है ना, प्लांट का ऑयल निकालना है तो प्लांट ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना जो आपके पास पिग होता है, पिग फैट, जिसको हम सुअर की चर्बी कहते हैं, खाना हराम है, बोलना हराम नहीं है। हमारे पाकिस्तान में लोगों को दिमाग में बिठा दिया जाता है कि नाम भी ले लिया तो गुनाह मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको खाने से मना की, जिस तरह शराब, अब ये तो हम बड़े मजे से वर्ड यूज कर लेते हैं, पीना हराम है। सिमिलरली सुअर का गोश्त खाना हराम है, और उससे रेलिवेंट चीजें भी इस्तेमाल करना हराम है, लेकिन उसका नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। बहरहाल, जो आपके पास सुअर की चर्बी होती है, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा जानवर है जिसकी फार्मिंग होती है बहुत बड़े पैमाने पे, नॉन मुस्लिम इसको कंज्यूम करते हैं, और इसका जितना भी वेस्ट है, चर्बी ज्यादा होती है, वो सारी इसी पर्पज में इस्तेमाल होती है। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब हर किसी में आप बैठ के थोड़ी देखेंगे हलाल है या हराम है, तो उसके अलावा प्लांट ऑयल भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो एनिमल फैट या प्लांट ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप इसके अंदर कुछ एडिटिव्स डालते हैं, कुछ इसके अंदर आप खुशबू के लिए चीजें डालते हैं। एडिटिव का मतलब हर वो चीज जो इजाफी डाली जाए। कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका रिएक्शन करवाने के बाद आपके पास साबुन बनता है, उस प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं, सोप बनाना है। कुछ आप इसके अंदर सॉलिडिफाई करने के लिए सब्सटेंस डालते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें एक पूरा प्रोसीजर है, वो करने के बाद फाइनल शेप जो आपके साबुन की है वो मिलती है, और उस साबुन से फिर आप अपने हाथ मुंह धोते हैं। कपड़े धोने वाले अलग होते हैं, जमीन को फर्श को धोने वाला साफ करने वाला अलग साबुन होता है, हर कैटेगरी अलग अलग है। तो ये सिंपल सा आपके पास एक इंट्रोडक्शन था साबुन का। सोप का एक इंडस्ट्री है, बहुत अहम है। आपको अगर कामयाब होना है जिंदगी में, तो सिर्फ इतना काफी नहीं है कि साबुन बनाना आ गया तो साबुन बेचना शुरू कर देंगे। साबुन बनाने के बाद भी और 10,000 काम है जो करने होते हैं। मेन चीज साबुन बनाना नहीं है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने साबुन बनाने के लिए फैक्ट्रियां खरीद ली, इक्विपमेंट मशीनरीज खरीद ली, साबुन बना भी लिया, अब साबुन कमरे के अंदर स्टॉक करके रख दिया है, लेकिन वो बिक नहीं रहा। तो बेचना भी आना चाहिए। बहरहाल यहाँ आपको बेचना नहीं सिखाया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर, आपको साबुन बनाना सिखाया जा रहा है। तो साबुन कैसे बनाते हैं, अब उसके ऊपर किताब पे आ रहे हैं। किताब अपने पास देख लें, किताब के अंदर आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, वो सारी आपको पढ़ के भी समझ आ जाती हैं। अदरवाइज आपके, अगर बायोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, वो बायोकेमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है। लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स में आपके ग्लिसराइड से ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, याद होना चाहिए। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है और बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो ये सारे टर्म्स अगर आपको याद हैं, आपको समझ आते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक आसान है। अदरवाइज पहले आपको वो टॉपिक दोबारा रिवाइज करने चाहिए जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। जैसे डेफिनेशन पे आ रहे हैं आपके पास, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट तो नहीं, सोप क्या है। सोप बेसिकली सॉल्ट है, किसका, सोडियम और पोटेशियम का। ये सॉल्ट आपका फैटी एसिड के साथ कंबाइन होता है। तो डेफिनेशन पे आ रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, जो कि आप बाद में इसको क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करें या जिस मर्जी पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, उसे आप सोप कहते हैं। तो बेसिकली सॉल्ट्स ऑफ फैटी, आपका सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, या और पोटेशियम दोनों इस्तेमाल होते हैं या कोई एक इस्तेमाल होता है। तो आ गया सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, ये सोप है। अब इसको जहां मर्जी इस्तेमाल करें। सिमिलरली सेपोनिफिकेशन, आपके पास ये प्रोसेस है, सोप बनाने के प्रोसेस को आप कहते हैं सेपोनिफिकेशन।
सैपोनिफिकेशन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, फैटी एसिड लिया, आपस में रिएक्शन करवाया, सॉल्ट फॉर्मेशन हुई, क्योंकि एक एसिड है और NaOH या KOH बेस है, फैटी एसिड और एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो ये जो सॉल्ट बन रहा है, दिस सॉल्ट इज बेसिकली अ सोप। लेकिन ये सोप अब डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता, इसमें और भी काम होता है। तो सैपोनिफिकेशन क्या है, सिंपली एक रिएक्शन है ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ताकि आपको ग्लिसरॉल मिले और सोप मिले। अब सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, अब यहाँ वाटर थोड़ी मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा जो कि ग्लिसरॉल है। और मुझे याद पड़ा है, मैंने ग्लिसरॉल भी आपको पढ़ाया हुआ है। ये पूरी आपकी जो रिएक्शन है, ये हमने वाल्वन बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि इसको याद किया है, आपको पता होना चाहिए। पता तो असूलन मुझे भी होना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ी इम्तिहान देने हैं। बोर्ड का इम्तिहान तो आपने देना है, मैंने तो नहीं देना। तो मैं भूल सकता हूँ फॉर द टाइम बिंग, आप भी भूल सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, लेकिन एट फाइनल पेपर, एट फाइनल स्टेज आपको सब दिमाग में याद होना चाहिए। बहरहाल वापस आ रहे हैं, सेपोनिफिकेशन क्या है, प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें होता क्या है, आप आइदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो हमारे पास हार्ड सोप बनेगा, सख्त होगा वो। अगर हम सोडियम की जगह पोटेशियम यूज कर लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें सॉफ्ट सोप मिलेगा, वो नरम होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर भी। अदरवाइज हार्ड सोप को नॉर्मली फर्श या इस तरीके हार्ड एरियाज को धोने के लिए यूज किया जाता है। बहरहाल नॉर्मली आपके पास सोडियम बहुत कम यूज होता है इन सोप मेकिंग, अब आजकल के जमाने में पोटेशियम अभी भी यूज हो रहा है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में ये सारी बातें बताई हैं जो मैंने अभी आपको तफसीलन बता दिया। एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल दोनों आप यूज कर सकते हैं। ये मेन कॉमन सोर्स है किसका, जो फैटी एसिड्स है। तो जो आपका लिपिड यानी ट्राइग्लिसराइड है, ये कहाँ से आ रहा है, एनिमल फैट या प्लांट ऑयल से। जो हार्ड सोप आपके पास बनाना है उसके लिए सोडियम यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अगर सॉफ्ट बनाना है तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। और जब आपके पास यहाँ बताया हुआ है कि सोप इस्तेमाल किया जाएगा, आप इसको डिजोल्व करेंगे पानी के साथ, तो ग्रिम कहते हैं गंदगी को, जो कीचड़ धूल मिट्टी जो भी गंदगी है उसको ग्रिम कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स हैं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज साथ साथ नोट करते रहें कि इसका मतलब क्या है। ग्रिम कहते हैं गंदगी को, जब आप इसको साफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे साबुन को, तो साबुन को पानी में डिजोल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कीचड़ बाजार बाजार में से या फर्श पे कहीं पे भी पड़ी मिल जाएगी, नहीं पड़ी हुई तो जहां पर मिट्टी है वहां थोड़ा सा पानी छिड़क दें, अपने आप कीचड़ बन जाएगी। अब उस कीचड़ के ऊपर आप साबुन मलते रहें, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वहीं पे आप पानी के साथ साबुन को डिजोल्व करें और फिर उस साबुन वाले पानी से फर्श को साफ करें, तो वो सारी गंदगी साफ हो जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पॉइंट बताया हुआ है कि इसको आप यूज कर सकते हैं या किया जा सकता है टू ट्रीट स्किन लीजन्स, जो आपके लीजन कहते हैं दाग धब्बे जो स्किन में पड़ जाते हैं ड्यू टू एनी इंजरी आपके। इसका दूसरा हम सिनोनिम कह सकते हैं कि वुंड्स, ठीक है, जख्म को भी कह सकते हैं, लीजन जो है वो जख्म को भी कहते हैं। तो जो आपकी स्किन पे जख्म हो जाते हैं उसको साफ करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। डिटॉल क्या है, डिटॉल का जो आता है वो साफ करने वाला, वो साबुन ही तो है। कभी अगर चोट लग जाती है, हम उस जगह को साफ करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो गिर गया, उसके कोहनी घुटने छिल गए, अब उसको साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, डेटॉल हमारे पास मौजूद है। वो क्या है, वो सोप ही तो है। आपको अगर वो पानी में डाल के उससे नहाना है तो आप वो पानी बाल्टी भरें, उसमें डाल दें एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है, जरासीम मार रहा है, लेकिन एक्चुअल क्या है, वो साबुन ही तो है वो, ठीक है। तो साबुन आप इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल आगे चल रहे हैं, आपके पास ये इसलिए भी यूज करते हैं नॉर्मली के मोस्टली लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स अरोमा और क्लींजिंग पर्पस। तो इसके खुशबू के लिए, फर्श अगर साफ कर रहे हैं, साफ ही था फर्श लेकिन फिर भी आपने सफाई कर ली, क्यों, ताकि कमरे में से खुशबू आ जाए। या आपका फर्श गंदा था तो आपने सफाई के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो बहुत सारे अलग अलग इसके पर्पज हैं। यहाँ पर मजीद बताया हुआ है घर के लिए जो साबुन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर वॉशिंग, बाथिंग,
नहाना, कपड़े धोना या कोई भी चीज धोना, और इस तरह के जितने भी आपके घरेलू मसाइल हैं जो आपने सफाई सुथराई से रिलेटेड हल करने, वो साबुन की मदद से कर सकते हैं। अब ये पैराग्राफ आप खुद पढ़ लें, मेरा नहीं ख्याल इसमें मुझे बताने की जरूरत है। जो पॉइंट्स आपके मुझे लगता है आपको नहीं समझ आएंगे वो बता रहा हूँ, जैसे कि सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट, हम कहते हैं सरफेस टेंशन को तोड़ने वाले को सरफेक्टेंट कहा जाता है। सरफेक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो सरफेस टेंशन को ब्रेक करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, ब्रेक ना भी करें, मिनिमाइज करते हैं। अब अगर आपके चप्पल गंदी लेके कोई घर में घुस आया है, इवन आप ये काम हरकत कर सकते हैं। आपकी चप्पल, बारिश हो रही थी, बारिश में आपकी कीचड़ हुई हुई थी, आप उस रास्ते से आए, चप्पल कीचड़ वाली थी, आप घर के अंदर तो दाखिल होंगे, जाहिर है बारिश हो रही है, कहाँ जाएंगे। अब आप घर में दाखिल हो गए और पूरा फर्श आपका कीचड़ वाला हो गया, आपने फिर बेशक चप्पल उतार दी, लेकिन वो जो एरिया खराब हो गया, अब उसे आप पानी से सिर्फ साफ करेंगे तो साफ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से साबुन से उसको पहले साफ करेंगे, फिर पोछा लगाएंगे, फिर अगेन आप एक और दफा उसको सफाई करेंगे, ताकि जो गंदगी है जरासीम वो सारे खत्म हो जाए। तो उसमें आपने साबुन का इस्तेमाल किया, अदरवाइज आप सिर्फ उसको कपड़े से साफ करते या वाइपर से साफ करने की कोशिश करते तो उसमें माइट भी पॉसिबल गंदगी रह जाती। क्यों रह जाती? क्योंकि सरफेस टेंशन ने उसको पकड़ के रखा हुआ था। तो बहरहाल सरफेक्टेंट के तौर पे आप इसको यूज करते हैं। सरफेक्टेंट क्या है? सरफेस टेंशन को तोड़ने वाले सब्सटेंसेस। ये काम आप कपड़ों के साथ भी कह सकते हैं। कपड़ों में ऑयल लग गया है, अब कपड़े जितना मर्जी रगड़ लें, पानी से धो लें, नहीं जा रहा, तो आप क्या करेंगे, साबुन से उसको धोने की कोशिश करेंगे। होता क्या है एक्चुअल, आगे फिनोमेना बताया, इमल्सिफाइंग ऑयल्स टू इनेबल देम टू बी कैरिड अवे बाय वाटर। इमल्सिफाइंग, इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस है किसका, इमल्जन बनाने का। इमल्जन क्या है? आप दो ऐसे सब्सटेंसेस आपस में मिक्स करें जो मिक्स ना होते हैं, जैसे पानी और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते। एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि एक दफा ऐसा हुआ था कि अपने सीवीयू में ही, सीवीयू का मतलब ये जो हमारा अपना ओशन है, वहां पर ऑयल ले जाती हुई शिप गिर गई थी, यानी ऑयल गिर गया था समंदर में। अब लोगों ने दिमाग लगाया कि समंदर जाहिर है समुद्री जानवर है, और जितना ज्यादा ऑयल आपके पास जितनी देर रहेगा, उतना ज्यादा नीचे ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगी पानी। जो एक्वाटिक लाइफ, मेरीन लाइफ है, वो सारी की सारी मरना शुरू हो जाएगी। बहुत सारी मछलियां मरी भी हैं। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली ईयर अभी याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो उस वक्त जाहिर है पानी में से ऑयल तो निकालना था। अब इतना सारा ऑयल जब फैल जाएगा तो आप कितना समंदर का पानी निकालेंगे, और समंदर का पानी चले निकाल भी लिया तो समंदर का पानी स्टोर कहाँ करेंगे? ऑयल अगर अलग करना है, वाटर अलग करना है, तो ऑयल और वाटर अलग होगा ही नहीं, पहली बात। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो अब बन गया है मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड इमल्जन। आप इसको छोटा सा ये काम कर सकते हैं, घर पे एक ग्लास लें, आधा ग्लास पानी डालें, आधा ग्लास आप डाल दें ऑयल, दोनों को अच्छे से मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स कर दें, ग्राइंडर होता है उसमें डाल के आप मिक्स कर दें। ऑयल छोटे छोटे जर्रात में पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने उसमें और कुछ नहीं डाला। तो क्या होगा, ऑयल और वाटर वापस अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे। पानी नीचे होगा, ऑयल ऊपर होगा, या वाइस वर्सा, डिपेंड कर रहा है आपने कौन सा ऑयल डाला है। लेकिन जो बीच की लेयर होगी, ऑयल और वाटर के बीच की लेयर, उसमें ना तो पानी अलग हो सकेगा, ना आपका ऑयल अलग हो सकेगा। आपने एक गिलास के अंदर ऑयल भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, अब आप ऑयल अलग कर रहे हैं, ऑयल कंप्लीटली अलग नहीं होगा, ऑयल के साथ थोड़ा बहुत पानी आए। आप कुछ भी कर लें, पानी अलग कर लें, ऑयल अलग कर लें, लेकिन एक बीच में लेयर ऐसी होगी, यहाँ पर मैं बोर्ड पे बना के अगर दिखाऊं, ये ग्लास है, ये आपके पास पानी है, और यहाँ तक आपके पास ऑयल है। ये जो बीच की लेयर होगी, दिस इज अ मिक्सचर विच इज अनसेपरेबल। तो ये जो मिक्सचर होता है जो कि अनसेपरेबल हो, उसको हम कहते हैं इमल्जन। तो इमल्जन जब बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफाइंग। अब ये क्या करता है, आप पानी के अंदर साबुन डाल दें और ऑयल भी डाल दें, तो ऑयल उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स क्योंकि उसके होंगे साबुन के, वो ऑयल को अपने साथ, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, मुझे याद पड़ा है, मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है आप लोगों को।
तो होगा क्या, इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑयल छोटे छोटे जर्रात, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा और इस तरीके से पानी के साथ वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। तो इमल्सिफिकेशन एक है। अब अगर इसके अंदर आपको ट्रबल हो रही है समझने में कि ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपसे कहूंगा इतनी डेप्थ में ना जाए, बस ये याद कर लें। अब इसकी डेप्थ में जाने के लिए मुझे एक पूरा अलग से टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, इमल्जन क्या होता है, इमल्सिफाइंग क्या प्रोसेस होता है, और फिर उसके बाद साबुन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है कि कैसे एक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट आता है और सेपरेट करता है, वो सब सिखाना पड़ेगा। तो इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लें कि सैपोनिफिकेशन में आपके पास, सैपोनिफिकेशन तो इटसेल्फ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप है, और सोप इस्तेमाल कहाँ होते हैं, एज अ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का काम क्या है, ऑयल को वाटर के साथ निकालना इन द फॉर्म ऑफ इमल्जन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफाइंग। जो भी आपका सब्सटेंस है, ऑयल है तो ऑयल, तो इमल्सिफाइंग ऑयल्स टू इनेबल देम का मतलब इमल्सिफाई कर रहा है ऑयल को ताकि वो पानी के साथ बह जाए। नेक्स्ट आपको बताया हुआ इंडस्ट्री के अंदर भी इसको यूज करते हैं एज अ थिकनर। अब इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा, थिकनर का मतलब किसी चीज को थिक करना, गाढ़ा करना। कंपोनेंट ऑफ सम लुब्रिकेंट्स, ये मैं बता चुका हूँ लुब्रिकेंट के तौर पे। प्रिकर्सर कहते हैं जो चीज पहले इस्तेमाल की जा रही हो बनाने से। फॉर एग्जाम्पल आपको एक खाने की डिश बनानी है, उसके लिए आपको प्रिकर्सर्स में कोई सामान चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अम्मी कोई खाना बना रही है आपकी, और अम्मी के पास टमाटर की कमी हो गई है, टमाटर के लिए आपको बाहर भेजा है। टमाटर क्या है, प्रिकर्सर है, उसके बगैर खाना नहीं बनेगा। तो प्रिकर्सर का मतलब हर चीज जो पहले चाहिए आपको कोई बनाने के लिए। तो कैटलिस्ट बनाने के लिए आपको साबुन का इस्तेमाल जाहिर है करना पड़ता है, तो साबुन क्या होगा, एज अ प्रिकर्सर। तो इसको हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर वर्ड यहाँ पे प्रिकर्सर है। ये सारी अपनी वोकेबलरी आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है पहले डिस्कस कर लें, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये जो मटेरियल हम यूज करते हैं फॉर सोप प्रिपरेशन। पहले अगर कोई कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर लें। चले अब बात करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन किसी को नहीं है, पूछा तो किसी ने सवाल है नहीं। तो अब बात करते हैं आपके साबुन कैसे बनता है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए। और उसके बाद अगर आप घर पे बना लें तो अच्छी बात है, आपके नहाने धोने का सामान आ गया। तो जो बच्चा बारिशों का इंतजार करता है, पूरे पूरे साल नहीं नहाता, तो वो घर पे साबुन बना के नहा सकता है। अब वापस आ जाते हैं, मटेरियल नीडेड फॉर सोप प्रिपरेशन। क्या क्या मटेरियल चाहिए, मैंने वैसे आपको बता दिया था। हमें एनिमल या एनिमल फैट या प्लांट ऑयल, इनमें से कोई एक चीज चाहिए या दोनों चाहिए। हम अलग अलग इसको रखते हैं, एनिमल फैट चाहिए, प्लांट ऑयल भी चाहिए। इसी के साथ साथ हमें कास्टिक सोडा चाहिए अगर हम सोडियम बेस्ड सोप बना रहे हैं, और अगर हम पोटेशियम बेस्ड सोप बना रहे हैं, यानी एक हम सख्त साबुन बना रहे हैं, एक हम नरम साबुन बना रहे हैं। हार्ड सोप बना रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर लें, सॉफ्ट सोप बना रहे हैं तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर लें, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप इस्तेमाल करेंगे। एडिटिव्स मैंने आपसे कहे थे, एडिटिव में आप हर वो चीज ऐड कर दें जो आपको लगता है डाली जा सकती है। जैसे खुशबू के लिए आपको कोई परफ्यूम की बोतल खाली करनी है, वो कर दें। आपको कलर के लिए कोई कलर डालना है, वो कलर डाल दें। या और भी कोई चीज, टेक्सचर, ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई है एडिटिव के अंदर। सेंट खुशबू को कहते हैं। एब्रेसिव, एब्रेसिव कहते हैं वो चीज जो एब्रेशन, वैसे रगड़ को या ग्राइंडिंग के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं उसको है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए कहा जाता है। बहरहाल एब्रेसिव में आपके पास जो इस्तेमाल होगा, सिलिका है, टाल्क, टाल्क आपके पास होते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट, मुझे एग्जैक्ट अभी उसका फॉर्मूला जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मैग्नीशियम, सिलिकॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये होते हैं। हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर होता है। तो आपके पास टैल्कम पाउडर, आपने वर्ड सुना होगा, टैल्कम पाउडर में ये टैल्क यूज होता है। इस टैल्क, टैल्क बोले टाल्क बोले, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है, बहरहाल तो टैल्कम पाउडर भी आप डाल सकते हैं, वो यही चीज है। मार्बल है, सिलिका है, ये सारी चीजें आप इसलिए ऐड करते हैं ताकि आपके ये रफनेस क्रिएट करे। रफनेस इसलिए कि आप अगर साबुन को फॉर एग्जांपल यूज कर रहे हैं तो वो जेली ना हो, आप उसको पकड़ रहे हैं तो साबुन आपको सॉलिड फील होना चाहिए, लिक्विफाइड फॉर्म में फील नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब इसमें वन बाय वन डिस्कशन करते हैं एनिमल फैट की। एनिमल फैट क्या है, जाहिर है आपने अभी, मैंने डिस्कस किया कि कुर्बानी के बाद जितनी भी ये चर्बी खालें वगैरह जाती हैं, इसमें से फैट निकाला जाता है।
अब फैट निकाल तो लिया, लेकिन फैट एज इट इज यूज नहीं होता, इसे पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद आप इसको फिर इस्तेमाल करते हैं लिक्विफाइड फॉर्म में, क्योंकि पहले ये सॉलिड होता है, हमें लिक्विड में चाहिए। आप इसको पिघलाते हैं तो आपके एनिमल फैट टैलोज, ये टैलोज जो वर्ड है ये आपको एक ही, एनिमल फैट टैलो, ये एक ही है। इसका मतलब क्या है कि आपने एनिमल फैट जो निकाला उसको आपने हीट किया, हीट करने के बाद जो अब आपको मिला है आफ्टर हीटिंग, जाहिर है हीट करने के बाद कुछ आपके फ्यूम्स की फॉर्म में ऊपर उड़ जाएगा, कुछ सॉलिड आपका रह जाएगा, वो सेपरेट हम कर देंगे, जो लिक्विड आपको मिलेगा वो आप इस्तेमाल करते हैं एनिमल फैट, सच एज लार्ड। लार्ड कहते हैं सुअर की चर्बी को, एक्चुअल मीनिंग पे बात करें, अदरवाइज चर्बीले हिस्से को भी हम लार्ड कह देते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल मतलब है वो यही है। ये सारे आप इस्तेमाल करते हैं फॉर सोप मेकिंग, साबुन बनाने के लिए। प्लांट ऑयल के ऊपर बात करें अगर, तो प्लांट ऑयल में बहुत सारे प्लांट है, जैसे सोयाबीन ऑयल है, आपके पास कनोला, सेफ्रॉन या सेफ्लावर जो भी आप इसको कहें, जाफरान कहा जाता है, सेफ्रॉन को जाफरान कहते हैं उर्दू में, और सेफ्रॉन का दूसरा नाम सैफफ्लावर है। सनफ्लावर भी आपके पास है, उसमें से भी ऑयल निकलता है, सनफ्लावर सीड आपने खाए भी होंगे अक्सर। तो ये सारे कुछ प्लांट्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें से आप ऑयल निकाल सकते हैं। बहरहाल वापस पॉइंट पे आ रहे हैं, इनको आप इस्तेमाल करते हैं फॉर सोप मेकिंग, और आप इसको दूसरे सब्सटेंस, दूसरे आप कह लें कि जैसे कोकोनट ऑयल होता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी दूसरे ऑयल, जैसे कोकोनट है, ऑलिव है, पाम ऑयल है, इन सब के साथ मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आप ऐड करते हैं अपने साबुन बनाने के लिए इसको। तो एनिमल फैट के अलावा आप प्लांट ऑयल को भी इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ज्यादातर लोग जो हलाल और हराम का जैसे मुसलमानों के बीच में है, तो नॉर्मली लोग ये प्लांट बेस्ड साबुन ही इस्तेमाल करते हैं। जो एनिमल बेस्ड साबुन है उससे, अगर आपको नहीं भी पता तो कोशिश करें कि आप ना खरीदें, एक दफा साबुन खरीदने से पहले पढ़ लिया करें कि इसमें फैट कौन सा है। बाय चांस अगर उसमें लार्ड हुआ यानी सुअर की चर्बी हुई, तो वो आपके लिए हराम, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। वापस आ रहे हैं, आगे जो लिखा है वो आप खुद इसको पढ़ लें कि हम इसको 5 to 15% यूज करते हैं साबुन के लिए, ताकि हमारे पास साबुन का टेक्सचर अच्छा हो जाए, स्मूथ हो जाए, स्मेल अच्छी आए, या जो भी इसके अंदर लिखा है वो आप खुद पढ़ लें। गिव्स अ लो क्रीमी लेदर, लेदर वर्ड हम पढ़ चुके हैं जब हम सॉफ्ट और हार्ड वाटर पढ़ रहे थे। लेदर का मतलब ये चमड़ी नहीं है, इसका मतलब क्या है, झाग। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि अगर हमें कास्टिक सोडा या पोटेशियम सोडा, पोटेशियम सोडा तो खैर नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम पोटैश, कास्टिक पोटैश कहते हैं। आगे किताब ने लिखा होगा वैल्यू, अदरवाइज ये आपको पता होना चाहिए जो मैं अभी जुमले इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो NaOH या KOH दोनों आपके पास बेस हैं, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कास्टिक सोडा आप यूज करते हैं फॉर सोडियम बेस्ड सोप, हार्ड सोप, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सॉफ्ट सोप मिल जाए। इसमें आपको कहा हुआ है फ्लेक्स और बीट्स, जुमला आपको उर्दू में समझ वैसे आ जाना चाहिए। आइस फ्लेक आपने देखे होंगे कभी, असल में ना देखे होंगे, वे कराची में बर्फबारी तो होती नहीं है, लेकिन वैसे ही आपने इसकी तस्वीरें वगैरह देखी होंगी। फ्लेक्स आपके पास एक अलग शेप होती है, बीट्स आपने मोतियां देखी होंगी, मोतियों को कहते हैं। तो ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाता है, वो जो आपने ऊपर से लिक्विड लिया उस सबके मिक्सचर के अंदर, ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन मिले। ये जो लिखा हुआ है YLYE, इसको आप लाई बोले, लाई होगा, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन करें, बहरहाल LYE लाई कहते हैं इसको। एक्चुअल जो इसका मतलब है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन है। तो लाई सोल्यूशन, LYE जो लिखा हुआ है, ये है बेसिकली स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। ये सारे आपको याद करने हैं क्योंकि यहाँ पर किताब ने जो टर्म्स यूज किए हैं आप भी वो यूज करेंगे। आप इसमें ब्रैकेट में इसका मतलब लिखना चाहें तो लिखते हैं, अदरवाइज यूज कोशिश करें यही करें, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी इससे इंप्रूव हो रही है। ज़ाहिर है मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी तो इनके मतलब पता है ना, कल को आपको किसी को पढ़ाना पड़ गया, आपको किसी को बताना पड़ गया, तो मतलब आपको पता होना चाहिए। वापस आ रहे हैं, इसमें आप क्या करेंगे, जो सोल्यूशन आपने बनाया है लाइव सोल्यूशन, इसके अंदर आप
जो पीछे ऑयल या फैट निकाला था उसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन होगा, ज़ाहिर है एक आपके पास अल्कलाइन सोल्यूशन है, बेस है, और जो आपके पास एसिड है, ज़ाहिर फैटी एसिड है, वो जब रिएक्ट करेंगे तो आपके पास सेपोनिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको आप सेपोनिफिकेशन कहते हैं। अब आगे पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि आप अगर, हाँ मैं जो कह रहा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटैश कहते हैं, जैसे NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, उसी तरीके से इसको कास्टिक पोटैश कहते हैं। ये पैराग्राफ आप खुद पढ़ेंगे, इसमें मेरा नहीं ख्याल मुझे पढ़ाने की कोई चीज एज सच मिलेगी। मैं वैसे ही ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने क्यों यूज किया था। नॉर्मली हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। पोटेशियम आपके पास ज्यादा अच्छा है, सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट सोप बना के देता है, सॉफ्ट वाटर तो नहीं। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, पोटेशियम सोप आर मोर सुटेबल इन वाटर देन सोडियम सोप। क्यों? क्योंकि इन कंसंट्रेटेड फॉर्म ये आपके सॉफ्ट होते हैं। कंसंट्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या है? जब इसमें ज्यादा क्वांटिटी पोटेशियम की होगी। आगे जो भी लिखा हुआ है ये आप खुद पढ़ लें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते। ज्यादातर आपके पास जो शेविंग प्रोडक्ट्स या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां पर हम सोडियम सोप इस्तेमाल करते हैं, और वो भी कम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, एडिटिव्स। अभी हम सिर्फ रॉ मटेरियल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एडिटिव्स क्या है? हर वो चीज जो आपको ऐड करनी है। आपको साबुन का कलर पसंद नहीं आ रहा, डाल दें कोई कलर उसमें, एडिटिव है वो। साबुन के अंदर आपको डिजाइन चाहिए, एडिटिव है, डाल दें। साबुन के अंदर आपको लिक्विड सॉलिड इस तरीके से अलग अलग वेरिएशन चाहिए, तो उसके अंदर जो सब्सटेंस डालना है कि वो लिक्विड में रहने दे, डाल दें। आपको उसकी स्मेल पसंद नहीं आ रही, कोई खुशबू और आपको चाहिए, वो खुशबू डाल दें। हर वो चीज जो साबुन, इससे पहले आपका साबुन बन चुका है, इससे पहले साबुन बना चुके हैं आप। आपने क्या किया? एक अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन लिया, एनिमल फैट या प्लांट ऑयल लिया, दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया, हीट किया, सोप बन गया। ठंडा कर दें, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, सोप अगेन आपके पास बन गया। लेकिन अब अगर आपको वो साबुन पसंद नहीं आ रहा, आप उसमें चीजें डालेंगे इजाफी, वो इजाफी चीजें कहलाएंगी एडिटिव्स। ठीक है, तो एडिटिव के ऊपर बात करें। एडिटिव क्या है? जैसे कि आपके पास, हमने सोप के अंदर तो मेजर चीजें सारी डाल दी, जिसमें आपका साबुन, और साबुन कह रहा हूँ, अल्कली और फैट या ऑयल आ जाता है। दूसरे सब्सटेंस, जैसे आपसे एक पॉइंट लिखा है ऑप्टिकल ब्राइटनर। ऑप्टिकल ब्राइटनर का मतलब कि अगर आपकी उस पर लाइट पड़े तो वो लाइट दूसरे कलर की भी दिखाए, तो आप उसे, एक साबुन आपने देखा होगा कलरफुल आ रहा होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का, ट्रांसपेरेंट ना कहें उसको, ट्रांसलूसेंट कह लें चले, उसमें लाइट आर पार हो जाती है। अब ब्लू कलर का फर्ज करें साबुन है, आपने लाइट फेंकी तो वो ब्लू कलर दूसरी तरफ से आएगी, तो जाहिर है वो एडिटिव है उसका। कलर कोई और आपने करना है, टेक्सचर, सेंड, वाटर सॉफ्टनर, वाटर सॉफ्टनर्स भी उसमें ऐड किए जाते हैं साबुन। अक्सर कपड़े धोने के बाद आप वाटर सॉफ्टनर के नाम से चीज ऐड कर रहे होते हैं ताकि कपड़े थोड़े से सॉफ्ट रहे, वो साबुन ही है। बहरहाल ये सारे एडिटिव्स हैं। नेक्स्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट आपके और रॉ मटेरियल है एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब क्या है? वो चीज जो आपके रगड़ खाने में मदद करे। ग्राइंडर में, जो आपने कभी ग्राइंडर देखा हो, एक ग्राइंडर तो होता है जो आपके घर के अंदर सब्जियां को ग्राइंड करता है, एक होता है जो आपके लोहार के पास है, वो मेटल को, यानी सरिये को काटने के लिए ग्राइंडर का यूज कर रहा है। कभी लोहे को काटते हुए देखा है ग्राइंडर से? वो ग्राइंडर में जो आपके पास, या सिंपल जो सैंड पेपर होता है, रेगमाल कहते हैं उर्दू में, वो रेगमाल क्या है? अब्रेसिव ही तो है। उसी तरीके से आप अपने इसके अंदर, साबुन के अंदर भी इस तरह के मटेरियल्स डालते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि टाल्क, टाल्कम पाउडर डाल दें। आपके पास डाई अटामेशियस अर्थ, ये क्या है पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, इसको निकाल दें यहाँ से। बहरहाल इसको जब देखूंगा तो मैं ऑनलाइन डाल दूंगा, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। सिलिका है, मिट्टी कहते हैं। सिलिका क्या है? मिट्टी, लेकिन मिट्टी वो नहीं जो आप अभी अपने जूते के नीचे उंगली या हाथ फेरें तो मिट्टी निकलेगी, वो सिलिका अलग है। मिट्टी ये आपके है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसको सिलिका कहते हैं। मार्बल आपको पता है, वोल्केनिक ऐश। वोल्केनिक ऐश, जब वोल्केनो फटता है
तो जो राख उसमें से निकलती है वो सारी वोल्केनिक ऐश है। उसका दूसरा नाम प्यूमिक भी होता है, प्यूमिस बोलें या प्यूमिक बोलें। बहरहाल चौक आप सबने बचपन में खाई भी होगी कुछ ने तो। कुछ बच्चे होते हैं जिनको चौक खाने की आदत होती है, तो चौक आपने खाई भी होगी, लेकिन ज्यादातर खाते नहीं है, लेकिन देखा तो सबने होगा। फेल्ड्स्पार है, क्वार्ट्ज है, ये इस तरीके से सैंड और भी बहुत सारी। एंड सैंड आर ऑफन पाउडर्ड एंड एडेड टू सोप। बहुत सारे ये एडिटिव हैं। एडिटिव हैं लेकिन इनको एडिटिव नहीं कहेंगे, एडिटिव की जगह इनको क्या कहेंगे, एब्रेसिव। क्यों? क्योंकि ये आपके साबुन के साथ मिलके उसको सॉलिडिफाई करेंगे। अदरवाइज सॉलिडिफाई करना मुश्किल काम होता है साबुन को, ये लिक्विफाइड फॉर्म में होता है। अब ये जो कुछ भी इसमें लिखा है, आपका एक काम है, मैं आपको हर एक चीज तो मुझे भी नहीं याद रहती, तो आपका एक काम है कि इन सबको जाके नेट पे एक दफा देखना है। लेक्चर जब ऑनलाइन मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, एक दफा देखना है कि ये होता क्या है। बहरहाल वापस पॉइंट पे आ रहे, आपके पास एक और पॉइंट यहाँ पर बताया हुआ है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। सिंथेटिक डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, डिटर्जेंट, ऑल्दो हम डिटर्जेंट नहीं पढ़ रहे, सोप पढ़ रहे हैं, लेकिन डिटर्जेंट जो आप खुद बना रहे हैं उसकी फॉर्मुलेशन में भी ये सब डलता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं एब्रेसिव। जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, जैसे कि आपके पास सॉ डस्ट है, इसको आप इस्तेमाल करते हैं। और फायदा इसका क्या है? कुछ भी नहीं। जो आपके ग्रीस है, ऑयल है, कोई भी किस्म की मिट्टी है, उस सब को निकालने में ये हेल्प आउट करते हैं। डायग्राम में आपको यहाँ पर एब्रेसिव के कुछ डायग्राम्स भी बना के दी हुई हैं, कुछ आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है, वो आप देख सकते हैं खुद ही। यहाँ तक हमने पढ़ा है कि हमारे पास रॉ मटेरियल क्या थे। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअल प्रोसेस क्या है। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है, अगले 5 मिनट में इसको समझा रहा हूँ, सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, हम इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे। ये ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम जो बनी है, सबसे पहले आपने क्या किया, ऑयल और फैट, कोई भी एक चीज या दोनों, आपने एक जगह पर भेजा, एक कंपार्टमेंट में भेजा। उस कंपार्टमेंट में क्या होगा, ब्लीचिंग होगी। सिमिलरली रिफाइनिंग, डिओडराइजेशन। डिओडराइजेशन इसलिए क्योंकि एनिमल फैट या प्लांट ऑयल स्मेल होती है उसकी। ब्लीचिंग क्यों? ताकि कलर या जो भी जरासीम है वो खत्म हो जाए, कलर भी हटाने के लिए यूज किया जाता है। रिफाइनिंग, रिफाइन करना है, सिर्फ आपको फैट चाहिए, सिर्फ आपको ऑयल चाहिए, और दीगर चीजें नहीं चाहिए। और अगर फैट आपके पास जो रिक्वायर्ड, आप स्टैंडर्ड कह लें, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड का नहीं है, तो भी आपको उसकी रिफाइनिंग करके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड का लेके आना है। फिर आप इसको आगे भेजेंगे सेपोनिफिकेशन, यानी जो आपका केमिकल रिएक्शन है उसके लिए। केमिकल रिएक्शन के लिए आप ज़ाहिर है NaOH या KOH कोई एक चीज इसमें ऐड करेंगे। वो जो आपका लाए सोल्यूशन था, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन, वो आपने ऐड करना है। जब प्रोसेस हो जाएगा, पूरा सोप आपका बनना शुरू हो रहा होगा या बन जाएगा, तो उसके बाद जो आपके पास ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन आया है, सोप आएगा, ग्लिसरीन आपके पास है, NaOH भी होगा, मिक्सचर, बहरहाल इन सबका मिक्सचर होगा। जो कुछ भी आपने ऐड किया वो सब आपका मिक्सचर की फॉर्म में आपको मिलेगा। ये जब मिक्सचर आपको बाहर मिला, आपने इसको सेपरेट करना है। इसमें जो जो काम की चीजें हैं वो सेपरेट कर लें। जैसे ग्लिसरीन आपका अलग हो जाएगा, अक्सर लोग इसको इन द फॉर्म ऑफ वैसलीन यूज करते हैं, वैसलीन तो एक ब्रांड आ गया ना, तो ये ग्लिसरीन आपके काम की चीज है। सिमिलरली आपका NaOH वापस रीयूज हो जाएगा सेपोनिफिकेशन के लिए। वाटर तो आपको चाहिए ही। ऑयल आपके पास जो मिक्सचर है, उस ऑयल को सेपरेट कर लें, ऑयल दोबारा यूज हो जाएगा। तो बहरहाल आपके पास सेपरेशन हो जाएगी। सेपरेशन करने के लिए आपको अंदर ब्राइन सोल्यूशन डालना है। सेपरेट कैसे होगा? ब्राइन सोल्यूशन जाएगा, वो आपके पास सेपरेशन करेगा। अब प्रोसेस क्या हो रहा है इसके ऊपर बात नहीं हो रही, आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम में समझा रहा हूं कि इसमें ये होगा। ठीक है? जैसे आप फर्ज करें खाना खाएंगे, खाना खाने के लिए आपको मुंह के अंदर खाने को चबाना पड़ेगा। अब आप ये तो नहीं सोचते ना खाना खाते वक्त कि आप चबाएंगे तो वो इतनी बार दांतों को आप चबाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने दांत इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें एंजाइम्स का ये रिएक्शन हो रहा है। जब आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आप उसको भी समझ लेंगे। तो आगे फ्यूचर आपकी जो दूसरी क्लास में अगर ये टॉपिक होगा, वहां पर हम डेप्थ में पढ़ेंगे।
बहरहाल अभी के लिए आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आप ब्राइन सोल्यूशन भेज रहे, ताकि सेपरेट करे वो चीज़ों को। सेपरेट करने के बाद आपको सोप, सोप, NaOH, ज़ाहिर है वाटर भी होगा, ऑयल मिक्सचर, ये सब अलग मिल जाएगा। ग्लिसरीन अलग हो गया। अब ये जो आपके पास रिमेनिंग सब्सटेंस है, इसको आपने एक और चैम्बर में भेजा, जिसको आप कह रहे हैं प्यूरिफाइंग चैम्बर। प्यूरिफिकेशन वहां पर हो रही है। प्यूरिफिकेशन में आपने ऐड किया है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ताकि हमारे पास जो बाकी लवाजमात निकालने थे वो निकल जाए और सोप आगे चले जाए। बहरहाल सोप आगे जाएगा, आप इसको फाइनल जो चैम्बर होगा वहां भेजेंगे, जहां पर फाइनलाइजेशन होगी। वहां आपने जो भी एडिटिव डालना है, एब्रेसिव डालने हैं, वो सब इधर डालने हैं। यहाँ पर आपने फ्रेग्रेंस के लिए, यानी खुशबू के लिए सामान डाला, और यहाँ पर कंजर्वेटिव एजेंट है, और सिमिलरली बताया है कलरिंग के लिए भी आपने प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ये सब ऐड किए। ये सारी चीजें आपकी एडिटिव में आ जाती हैं या एब्रेसिव में आ जाती हैं। और फाइनली आपको अब सोप मिलेगा, वो सोप आप इस्तेमाल कर लें। ये एक पूरा ब्लॉक डायग्राम थी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ एनी सोप। अब इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं, लेकिन अभी क्योंकि आप पहली दफा सोप बनाना सीख रहे हैं, तो आपका जो साबुन बनेगा और जिस साबुन से आप मुंह हाथ धोते हैं, नहाते हैं, वो साबुन और आपके साबुन में बहुत फर्क होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने साबुन बिल्कुल वैसा बना लिया जो आपके घर में इस्तेमाल होता है। जाहिर है आपकी इंडस्ट्रीज लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाती हैं, तब आपको मिलता है। और आप घर पे बैठ के वो साबुन बनाना चाहें तो बेसिक प्रोसेस वही है जो अभी अपने क्लास में डिस्कस किया है। लेकिन जो बीच में छोटी छोटी चीजें मिसिंग है, वो आपको क्योंकि अभी नहीं पता, क्योंकि आपको उसका तजुर्बा नहीं है। तो जब आप बड़े होंगे और अगर आपने सोप बनाना हुआ जिंदगी में, बिजनेस ही इसी का करने का आपने सोचा, या आपने सोप इंडस्ट्री में आगे फ्यूचर में जॉब करने का सोचा, जो भी आप सोचे, तो बहरहाल वहां पर आप इसको इन डेप्थ समझेंगे। वहां पर एक छोटी सी चीज भी गलत हो जाए तो पूरा आपके पास लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो बहरहाल आपको मैंने आज पूरा टॉपिक समझाया है सोप का, कि साबुन बनता कैसे है, साबुन बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए, और साबुन हमारे पास किस किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ तक जो पढ़ाया है ये आपकी जिम्मेदारी है, घर पे आपने इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर, हर एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?